जाएंगे। सिद्धार्थ जी बताइए, 2 स्टॉक कौन से हैं जो हमारे निवेशकों को आप सुझाना चाहते हैं? जी, इस ऐसे एनवायरनमेंट में 2 स्टॉक चुना है मैंने। एक तो थोड़ा डिफेंसिव साइड में है, वो है मैक्स हेल्थ केयर। हॉस्पिटल स्पेस में एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी ने 21 सिटीज आइडेंटिफाई किया है जहां पे वो फोकस करती है अगले 3-4 सालों के ग्रोथ के लिए। एबिटा मार्जिन की अगर बात करें तो Q1 में 26% एबिटा मार्जिन उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया, जो कि काफी इंप्रूवमेंट है। और यहां से भी कहते हैं कि अब यहां से भी और भी थोड़ा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ओवरऑल 3,500 बेड्स ऑपरेट करते हैं और इसके ऊपर 1800 और बेड्स एडिशन होंगे जो अगले 2-3 साल का उनका जो ग्रोथ प्लान है। तो हमें लगता है काफी बेटर है। अर्निंग्स ग्रोथ 20% प्लस का हमारा अनुमान है FY23 से 24 का। बेड एडिशंस भी काफी होंगे। जो रियलाइजेशंस है और मार्जिन्स है ये भी काफी बेटर है। तो हमें लगता है वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। हमारा 1 साल का टारगेट 650 का है। जो दूसरा स्टॉक है वो न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाई ग्रोथ सेगमेंट है, वो है जोमेटो। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है रिसेंट क्वार्टर्स में। Q1 में कंपनी नेट जो प्रॉफिट है पैट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल टर्न हो गया है, जो कि अपने खुद के गाइडेंस में Q4 तक उन्होंने करना था, ये Q1 पे ही कर चुके हैं। और मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है 40% प्लस ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए इन द कोर बिजनेस। इसके साथ ही ब्लिंकिट में भी देखा हमने इंप्रूवमेंट हुआ है, ग्रोथ आ रही है। और हमें लगता है कि जो जोमेटो है काफी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो है ही। नियर टर्म की बात करें तो काफी इवेंट्स हैं इंडिया में। वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, जिससे भी जो इन हाउस डाइनिंग और जो घर से बाहर हम रेस्टोरेंट जाते हैं दोनों को केटर करता है जोमेटो, उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है अगले 2 सालों में नेट लेवल पर कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी। FY24 में 1.3 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट आएगा और FY25 में तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेटर इंप्रूव होके ऑलमोस्ट 8 बिलियन रुपीस का हमारा अनुमान है। तो हमें लगता है कि ये 2 स्टॉक देखना चाहिए। जोमेटो हमारा 1 ईयर टारगेट 110 का है। सिद्धार्थ जी, जोमेटो भी एक सवाल आपसे हो रहा है, ये इसको लेकर के बहुत सारे चर्चाएं, सवाल जब से लिस्ट हुआ तब से होती रहती हैं। इसमें बड़े फंड आते जाते रहते, ये सब भी होता रहता है। और हालांकि मैनेजमेंट ने अब काफ़ी अपने आप को चेंज किया है। अब वो ध्यान उनका वापस आ गया कि नहीं, प्रॉफिट कमा के दिखाना, वरना बाजार पसंद नहीं करेगा उसको। लेकिन अभी भी जिस तरीके से उन्होंने इस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया, वो टैक्स का एडजस्टमेंट ले लिया, प्रॉफिट दिखा दिया, ये अभी भी मन में थोड़ा सा रहती है शंका कि ये वाकई मतलब सीरियस है, या अभी भी वो मतलब जो यंग प्रमोटर हैं तो उनको लगता है कि सब ऐसे ही चलता है। नहीं, देखिए नीरज जी, डेफिनेटली एक शंका थी मार्केट में, अभी भी है। मैं नहीं कहूंगा कि शंका चली गई है, बट एक जो इंटेंट था, जब अगर आप देखें चाहे वो जोमेटो की बात करें चाहे वो पेटीएम की बात करें, तो जब वो मार्केट में आए थे उनका एटीट्यूड था कि हमें सिर्फ ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे। मार्केट में आने के बाद उन्होंने सीखा कि यस, प्रॉफिट्स दिखाना है, थोड़ा एडजस्टमेंट्स चल रहा है, बट हमें लगता है कि ऑन अ रिपोर्टेड बेसिस कंपनी बाय Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर FY24 में एबिटा पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी, चाहे वो विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स। तो वो एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आप देखें तो जोमेटो ने अपने प्राइसेस रेज किए हैं, डिलीवरी चार्जेस हाइक किए हैं। जो प्राइस चार्ज करते हैं अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से, वहां पे भी रियलाइजेशन इंप्रूव किया है। तो ये जो ओवरऑल जो ड्राइव है ये प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ जाने के लिए है। और जो अनरिलेटेड जो स्पेंडिंग था, जो कैश बर्न होता है स्टार्टअप्स का, वो काफी कम हुआ है। डेफिनेटली एक रिस्क होता है इन सब कंपनीज में, अगर कोई नया प्लेयर आता है, कंपटीशन आता है, तो वो कैश बर्न की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वापस थोड़ी सी डिले हो सकती है और स्टॉक प्राइस पे वापस इंपैक्ट आ सकता है। बट अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के नाम अगर आप बोले तो कुछ बाइंग हो रही है, कुछ सेलिंग भी हो रही है। और हमने अभी आज ही न्यूज पढ़ रहे थे कि कुछ शायद सॉफ्ट बैंक का सेलिंग आ सकता है मंडे को जोमेटो में। 2-3 और बायर्स हैं जो कि ब्लिंकिट के एक्विजिशन की वजह से उन्हें शेयर्स मिला है, और उनका जो लॉक इन पीरियड है वो आज फ्राइडे खत्म हुआ है। पर हमें लगता है कि ये जो अगर आप मार्केट में देखें पिछले कुछ दिनों में जो बड़े जो पुराने इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, उसके सामने जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत काफी बेटर डिमांड है, और ओवरहैंग खत्म होता है, स्टॉक प्राइस में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है। जी, तो एक अपॉर्चुनिटी है। एक दिन हम इस पर शो ही करना चाह रहे थे कि कोफोर्स से पूरा माल बेच के निकल गया, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर था। ये भी अपने आप में एक बहुत दलजी जी देख रहे हैं ना आप, यही मैं आपसे कह रहा था कि नए ज़माने में बहुत डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं इसमें, तो उसको भी एक दिन डिटेल में समझेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आशीष जी के बाद जाऊँ, स्टॉक में थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। मैं जसप्रीत जी समझना चाहता हूँ, जसप्रीत जी कोई ऐसा सेक्टर आपको इसमें लगता है जो सबसे राइजिंग हो, विदाउट नेमिंग स्टॉक, कि आपको लगता है ये सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, इस पर ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये मतलब अभी जो डिस्कशन चल रहा था उसी से रिलेटेड है। तो डिस्क्लेमर फर्स्ट, मतलब
कि ये जो सेक्टर जिसे हम मतलब जिसे हम थीम बोले, सेक्टर बोले, ये हाई रिस्क के हिसाब से इसको लेना चाहिए। स्टैगर्ड बाइंग से के हिसाब से रखना चाहिए, विच मीन्स अगले कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक बाइंग करेंगे तो बेहतर रहेगा, और कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेंगे तो बेहतर है, राइट। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुछ नया नहीं है, वो है ये प्लेटफॉर्म कंपनीज, या जैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज बोलते हैं, चाहे वो कंज्यूमर टेक हो, फिन टेक हो, लाइक ट्रैवल टेक हो, वो सारी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ऑब्वियसली चॉइसेस रहेंगी, बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर बहुत सिंपल करके एक सजेशन दूं, तो इसको बास्केट अप्रोच ली जा सकती है। इसमें जितने भी नाम है, जितने भी लिस्टेड नाम है, सब अपने आप में लीडर है, राइट। अभी फिलहाल नंबर 2 या यू नो उसके टक्कर का भी खिलाड़ी लिस्ट नहीं हुआ है इन सारी स्पेसेस में, अगर आप देखिए तो फिलहाल बास्केट लेके चलेंगे तो अच्छा है। उसकी क्विक रीजंस बता देता हूँ कि इस समय जो 2 साल पहले जो माहौल था, जब ये सब लिस्ट हुए थे, तब इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल बॉटम में थे, और माहौल ऐसा एकदम उसके बाद से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते गए और ये सारे स्टॉक्स अंडर प्रेशर रहे। आज माहौल ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन पीक पे हैं, एंड होपफुली अगले 1 साल में ये कम से कम 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स नीचे आएगा, और इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहती है इन प्लेटफॉर्म कंपनीज की टू द मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट्स। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिद्धार्थ जी ने बोला काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्शन दे रही है, एबिटा हो, नेट प्रॉफिट हो, कैश फ्लो हो, और वो बहुत क्लियर क्वार्टर बता रही है कि किस क्वार्टर में वो टारगेट कर रही है, और काफी समय ऐसा हो रहा है कि वो पहले से ही अचीव कर पा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो गई है, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए, वो किस तरीके से हर क्वार्टर में आके अपना पूरा बताते हैं कि मूवमेंट कैसा हो रहा है उनके मार्केट शेयर का, उनके मार्जिन का, वो बहुत बहुत इंप्रूव हो गया। एंड लास्टली, जैसे आपने एकदम सही पकड़ा, ये जो अभी हुआ है मिड कैप आईटी कंपनी का जो कल हुआ ओवरहैंग, लेट्स से बेरिंग्स ने अपना माल बेच दिया, उसके बावजूद स्टॉक 9 से 10% चल गया है। वो भी कहीं ना कहीं इन सारी कंपनीज पे ओवरहैंग धीरे धीरे चला जाएगा। जब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब वो बड़ा ब्लॉक का जो ओवरहैंग है वो चला जाएगा, चाहे वो 1 क्वार्टर बाद हो या 1 साल बाद हो। एक बार जैसे वो एक ट्रिगर आएगा कि इसमें ओवरहैंग नहीं है, वहां से ये बड़ा मूवमेंट ले सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे 3 साल या ज्यादा का व्यू ले, बट इसमें हमारे हिसाब से एक सुपर नॉर्मल रिटर्न्स बनने की बहुत संभावना। लंबा व्यू लेंगे तो बनेगा। अब थोड़ा अपना सर खुजलाइए, मेहनत करिए, हमने आपको नदी के पास पहुंचा दिया है, बाल्टी निकालिए, पानी भरिए और पी लीजिए। और रेडीमेड पानी चाहिए तो आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए फटाफट 2 स्टॉक कौन से? तो नीरज जी, सबसे पहले डिस्क्लोजर दूंगा कि ये स्टॉक हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में, और जो रिकमेंडेशन है ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, पर स्टॉक के डिस्कशन हमें स्टॉक अच्छे लगते हैं और पोर्टफोलियो में हम रखते हैं। तो हम जो प्ले कर रहे हैं स्टॉक, एक है केईआई इंडस्ट्रीज, जो हमें काफी पसंद है, काफी समय से हमारे पोर्टफोलियो में है, केईआई और पॉलीकैब जैसे स्टॉक। और हमें लगता है कि ये जो पूरा इंफ्रा का केपेक्स का जो थीम है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने कहा इस साल बजट में करीब 10 लाख करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट की बात की है, और ओवरऑल जो केपेक्स साइकिल चल रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हमने बात की कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग से करीब 25% आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था पूरे केबल एंड वायर सेगमेंट में, और उसमें केईआई करीब 8% का मार्केट शेयर रखता है, और साथ ही साथ ये करीब $9 बिलियन का डोमेस्टिक केबल एंड वायर मार्केट है, इसके अंदर में इसका 8% मार्केट शेयर है। इसके अंदर में भी इनका जो रिटेल से जो सेल्स आता है वो करीब 47-45%, जो आने वाले दिनों में 50% का हो जाएगा, और वहां पे इनकी मार्जिन करीब 11.5% के आसपास आती है। और साथ ही साथ 17 से 18% का करीब एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो पूरी इंफ्रा की थीम है, जिसमें इंफ्रा, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, आप रेलवेज की बात कर रहे थे, टेलीकॉम के अंदर में एक अपग्रेडेशन चल रहा है, डेटा सेंटर्स की बात करें, उसका एक प्रॉक्सी प्ले वायर्स एंड केबल्स कंपनी होगी, और जिसके अंदर में केईआई बहुत ही वेल प्लेस्ड है। अब जैसे अगर इसकी छोटा डेटा पॉइंट में लूं तो इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल पिछले 5 सालों में रही है करीब 90 दिनों की, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे रही। तो अगर हम बात कर रहे थे कि किसी भी कंपनी की आरओई 20% के ऊपर रहे, तो एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है वो इस कंपनी के साथ बना रहा। और पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया वो करीब 1500 करोड़ का किया। इसके सामने जो उन्होंने केपेक्स किया वो मात्र 400 करोड़ का किया। इसका मतलब फ्री कैश फ्लो कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए के बनाए, और डेट जो है, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो कंपनी के अंदर में 0 है। कैश एंड बैंक बैलेंस करीब 550 करोड़ का है। तो ये बहुत ही हेल्दी
पोजीशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर की टेलविंड का बेनिफिशियरी केईआई इंडस्ट्रीज है। हमें लगता है 12 से 13% की वॉल्यूम ओवरऑल ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक केबल एंड वायर के अंदर में देखने को मिलेगी, और जिसका एडवांटेज केईआई जैसी कंपनी को मिलेगा कि 17 से 18% का रेवेन्यू कैगर ग्रोथ आने वाले 3 से 5 साल कर सकता है। इस सबको ध्यान में हम रखते हुए मुझे लगता है कि केईआई इंडस्ट्रीज एक बहुत ही अच्छी मीडियम टर्म पिक साबित हो सकती है। स्टॉक सर करेंट करीब 2600 रुपए के आसपास ये स्टॉक है। लॉन्ग टर्म चार्ट जब हम देखते हैं तो 2300 रुपए पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है, और मेरा मानना है कि 3100 से 3200 के लेवल आने जी। वाले 6 से 9 महीनों में स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जी, दूसरा स्टॉक क्विकली ये भी बता दीजिए। जी, वहाँ एनबीएफसी स्पेस में पूना वाला फिनकॉर्प रहेगा। हमने पहले भी इसकी काफी चर्चा की। हमें लगता है कि 130 से 35% का जो ईएम ग्रोथ का इन्होंने टारगेट रखा है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो ऑलमोस्ट 4.5-5% का है। और अभी जब के मिस्त्री जी ने एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर इस कंपनी को ज्वाइन किया तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट री रेटिंग का यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म नजरिए से देखनी चाहिए। एनबीएफसी के अंदर में साथ में फिनटेक का भी एक प्ले यहाँ पर है, क्योंकि एक समय पे आप देखेंगे एम्प्लॉयज करीब 5000 एम्प्लॉयज के ऊपर थे, आज वो नंबर 2300 के आसपास आ गया। इसका मतलब काफी टेक्नोलॉजी का यूज इस स्पेस में इस कंपनी के अंदर में यूज हो रहा है। और साथ ही साथ नेटवर्क काफी अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बेचा, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि जो कैपिटल पोजीशन है वो बहुत कंफर्टेबल है, और एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज होने की वजह से लो कॉस्ट ऑफ फंड्स के एक्सेस ये कंपनी कर सकती है। तो मुझे इसको देखते हुए लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में पूना वाला फिनकॉर्प एक अच्छी पूना वाला कंपनी के अंदर साबित हो सकती है। पूना वाला फिनकॉर्प जो पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी, अब उसको पूना वाला जी ने खरीद लिया तो उसका नाम बदल गया है। दलजीत सर, एक